हम सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के टेक्निकल ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि जब सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के तहत एप्लीकेशन दायर किया जाए तो उसको आर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट किया जा सकता है या नहीं, या उसके खिलाफ आर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन दायर किया जा सकता है या नहीं। इस इशू ऑफ लॉ को एड्रेस किया गया है 2008 SCMR पेज जो है 236 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, केस लॉ है। डिस्कस करते हैं। एक प्रिंसिपल तो यह एड्रेस किया गया सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC containing serious allegations of forgery and fraud could not decided without recording of evidence। यहाँ पर फोर्जरी, जालसाजी और 2 के फ्रॉड के एलिगेशन लगाए गए हैं, तो 12(2) का जो एप्लीकेशन है उसको विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, शहादत कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं किया जाएगा इस एप्लीकेशन को। यानी जहां पर सीरियस एलिगेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट मौजूद हो, सीरियस एलिगेशन हो, तब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा, यानी शहादत को कलमबंद किया जाएगा। और जहां पर ग्राउंड ये हो कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जिसने ये डिग्री या ऑर्डर पास किया है, तो वहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बस डिसाइड हो जाएगा कि क्या जुरिस्डिक्शन बनता है कोर्ट का या नहीं बनता है। इसके बाद जो मेन मकसद है हमारा इशू है उसकी तरफ जाते हैं। पैरा बी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) 141 एंड ऑर्डर 7 रूल 11 क्लास A application under section 12(2) CPC containing serious allegations of forgery and fraud, rejection of such application on basis of reply or written statement by invoking provision of order 7 rule 11 class A CPC validity। यानी सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर किया गया, रिप्लाई में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जवाब दिया गया, यानी वो प्रोविज़न को इन्वोक अमल में लाया गया। अब क्या यह वैलिड है या नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC pertaining to suits and plaints in particular would be attracted only when plaintiff by itself does not या did not disclose any cause of action। यानी जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, ये प्रोविज़न तब अमल में लाया जाता है जहां पर मुकदमा या दावा हो और दावे में क्या ना हो, काज ऑफ एक्शन मौजूद ना हो। ये जो क्लास ए जो है ये डिस्कस कर रहा है। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC could not be attracted on basis of written statement as initial burden would remain on plaintiff applicant to prove his case on basis of assertions made in pleadings of parties could not be taken as evidence, particularly when it maker was not even examined on its support and cross examined by his opponent। यानी प्लीडिंग को एज ए एविडेंस नहीं लिया जाएगा जब तक उसकी एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन उसके ऑपोनेंट की तरफ से ना हुआ हो। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141 CPC वुड नॉट अट्रैक्ट टू सच एप्लीकेशन। सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑन प्योर एंड सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट could not be bypassed by unjustifiably invoking of order 7 rule 11 CPC। Such application could not be decided on mere reply written statement by respondent without recording of evidence principle। यानी ऑर्डर 7 रूल 11 जो है, जहाँ पर सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मौजूद हो वहाँ पर यह लागू नहीं होता है, चाहे प्लेंट या मुकदमा क्यों ना हो। जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ क्या हो, फैक्ट हो और क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद, यानी एनी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो या डिस्प्यूटेड फैक्ट हो, तब ऑर्डर 7 रूल 11 पर कदम लगाई जाती है। और यहाँ पर तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। खलासा यह है कि 12(2) के एप्लीकेशन जो है वहाँ पर सीरियस एलिगेशन है, तो एविडेंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। 7(11) उस पर लागू नहीं होता है और रिकॉर्ड करने के बाद मेरिट पे डिसाइड करना है एप्लीकेशन को। इसके बाद है पैरा सी प्लीडिंग्स ऑफ पार्टीज कुड नॉट बी टेकन एज एविडेंस पार्टिकुलरली व्हेन इट्स मेकर was not even examined and in its support and cross examination by his opponent। यानी मेन बात यह है कि जो
प्लीडिंग है जिसने ये प्लीडिंग दिए है, यानी जो स्टेटमेंट्स हैं यानी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, उसके जो पार्टिकुलर्स हैं वो एग्जामाइन करने हैं, उस पर शहादत कलमबंद करना है। शहादत कलमबंद किए बगैर वो एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी एज ए एविडेंस पेश नहीं हो सकते, या वो एविडेंस नहीं है प्लीडिंग्स, सिर्फ वो क्लेम है जब तक शहादत ना हो। तो ये हो गया प्लीडिंग के बारे में। आर्टिकल 7 रूल 11 जो है वो 12(2) पे एप्लीकेबल नहीं है। यही मसला दूसरे केस में डिस्कस हुआ है, डिस्कस करते हैं। PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेज जो है 51, डिस्कस करते हैं। पैरा ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में यह बताया गया है, सेक्शन 12(2) बार टू फर्दर सूट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC स्कोप, यानी कौन एंटरटेन करेगा जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 12(2) दायर किया गया है, किसकी जुरिस्डिक्शन बनता है। कोर्ट हैविंग फाइनली एडजुडिकेटेड मैटर कुड एंटरटेन सच एन एप्लीकेशन, यानी जिसने डिग्री या जजमेंट पास की है, फाइनलिटी जिसको हासिल है, वो 12(2) के तहत एप्लीकेशन क्या करेगा, एंटरटेन करेगा, उस पर फैसला करेगा। और यही मसला इन BCU के इस्लाम में डिस्कस हुआ है। इसके बाद जो है पैरा बी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(1)(15) एंड आर्डर 7 रूल 1 एंड 11, यहाँ पर आर्डर 7 के बारे में, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC मेड टू अ कोर्ट विच हैड नॉट फाइनली एडजुडिकेटेड द मैटर, रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर 7 रूल 11 CPC। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है 12(2) का वो दायर किया गया है उस कोर्ट में जिसने फाइनल वो मैटर एजुडिकेट नहीं की है, यानी उस पर डिसीजन नहीं दी है। रिजेक्शन सच एप्लीकेशन का आर्डर 7 रूल 11 सही है, यानी ये स्कोप। सच एप्लीकेशन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट अंडर Order 7 Rule 1 CPC, thus court could not reject the same under Order 7 Rule 11 CPC. Order of trial court rejecting the application would be nullity in the eye of law, where against revision petition in it filed would be maintainable. यानी Order 7 Rule 11 के तहत जो क्या किया है, रिजेक्ट किया है, वो सही नहीं है, नल एंड वाइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा जो रिवीजन पिटीशन है इसका अगेंस्ट अगर फाइल किया जाता तो वो मेंटेनेबल होता। तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था कि आर्डर 7 रूल 11 क्या एप्लीकेबल है अगेंस्ट सेक्शन 12(2) एप्लीकेशन या नहीं, तो यहाँ से मालूम हो गया कि एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आर्डर 7 रूल 11 अगेंस्ट प्लेंट्स ओनली एप्लीकेबल आर मेंटेनेबल। और यही इशू एड्रेस की गई है 1996 SCMR पेज जो है 1528। इसके बाद जो है पैरा C है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आर्डर 8 रूल 13 जो है वो जो लिस्ट दिया जाता है जो उसके लीगल हायर्स है या रिप्रेजेंटेटिव है उसके बारे में, एंड सेक्शन 12(2) डिग्री पास्ड विदाउट इम्प्लीडिंग अ लीगल हायर ऑफ डिसीज डिफेंडेंट, यानी जो मुद्दा लई है उसके लीगल हायर का लिस्ट नहीं दिया गया है। एप्लीकेशन अंडर Section 12(2) CPC for setting aside such degree maintainability, failure of defendant to comply with provision of Order 8 Rule 13 CPC could not debar court to proceed with matter in absence of defendant's hire, यानी कोर्ट को रोका नहीं जा सकता है कि अभी वो लीगल हायर नहीं है डिफेंडेंट के, वो एब्सेंट है तो प्रोसीड नहीं हो सकते, वो प्रोसीड हो सकते हैं। यही मसला इन केसेस में डिस्कस हुआ है। इसके बाद पैरा डी जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12(2) एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC फाइलिंग लिमिटेशन स्कोप व्हेन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन वर टेकन इन सच एन एप्लीकेशन देयर वुड बी नो लिमिटेशन फॉर इट्स फाइलिंग। यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 3 साल है जब नॉलेज हो जाए, इल्म जब हो जाए तब से 3 साल लिमिटेशन है सेक्शन 12(2) एप्लीकेशन दायर करने के। इसके बाद है पैरा ई सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आर्डर 8 रूल 13 एंड सेक्शन 12(2) डिग्री पास्ड विदाउट इम्प्लीडिंग अ लीगल हायर ऑफ डिसीज, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट अलॉन्ग विद रिटन स्टेटमेंट विदाउट मेंशनिंग नेम ऑफ वन ऑफ हिज सन्स। Degree was passed by trial court in favor of plaintiff after death of defendant without implementing said son as one of defendant's legal hire. Application under section 12(2) filed by said son of deceased defendant for setting aside such degree on the ground that he was required to be impleaded as necessary party by plaintiff who concealed such fact from court। यानी एक बेटा जो है उसको जिक्र नहीं किया गया था, डिफेंडेंट का जो बेटा था, सन था, लीगल हायर था, कानूनी वारिस था। अब डिफेंडेंट फौत हो गया तो फैसला हो गया, अब कंसीलमेंट अफेक्ट हुआ है, यहाँ पर छुपाया गया है इस फैक्ट को,
तो अब क्या यहाँ पर 12(2) जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं है। वैलिडिटी, फेल्यूर ऑफ डिसीज डिफेंडेंट टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ आर्डर्स 8 रूल 13 CPC वाइल फाइलिंग हिज रिटन स्टेटमेंट कुड नॉट डिबार दी कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द मैटर इन एब्सेंस ऑफ हिज लीगल हायर। यानी कोर्ट को रोका नहीं जा सकता है कि लीगल हायर जो है उसका लिस्ट नहीं दिया गया है या वो एब्सेंस है, मौजूद नहीं है। प्रोविजन ऑफ आर्डर 8 Rule 13 CPC could not mandatory rather direct in nature, thus no penal action could be taken for non-compliance with said provisions strictly. Plaintiff while filing amendment plaint had erred other legal heirs of deceased defendant except the son in question. Thus degree was obtained by concealing material fact from court. Application was accepted in circumstances. जो 12(2) का एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर जो है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, ये मटेरियल फैक्ट है और कंसीलमेंट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉड, ये फ्रॉड का हिस्सा है, तो यहाँ पर फ्रॉड वाक़या हुआ है, इसलिए 12(2) का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया। और आर्डर 8 Rule 13 जो है वो मैंडेटरी लाजमी नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है कि डायरेक्शन दिए जाए कि वो लीगल हायर्स की जो लिस्ट है उसको कोर्ट के सामने दायर किया जाए, जो प्लांटिफ है उसकी तरफ से भी और डिफेंडेंट को भी चाहिए कि वो खुद भी दायर करे। और यहाँ पर कोई पेनल्टी मौजूद नहीं है कि पेनल्टी दी जाएगी अगर इस पर अमल ना किया जाए। और यही मसला डिस्कस हुआ था 2007 वाला 1952 के अगर लीगल हायर्स या कंसीलमेंट अफेक्ट हुआ है तो फ्रॉड वाक़या हुआ है। 12(2) का एप्लीकेशन काबिल समाअत है। 1952 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, PLD पेज जो है 31। तो इसके अलावा 2012 YLR पेज जो है 6, इसके बाद 1987 SCMR पेज जो है 1923। तो इन केसेस ला में यही मसला डिस्कस हुआ है और ये भी बताया गया है, एक्सप्लेन हो गया, मालूम हो गया कि आर्डर 7 Rule 11 एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 जो दायर किया जाता है। यानी वैसे जो भी एप्लीकेशन है उस पर आर्डर 7 Rule 11 एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सूट और प्लेंट पर वो एप्लीकेबल है।